आज हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में जानने वाले हैं। तो देखो हम क्या करते हैं, हम एक कंडक्टर होता है, कंडक्टर में बहुत सारे एटम्स होते हैं। एटम्स के अंदर क्या होता है कि न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ घूम रहे होते हैं। तो उसमें एक जो बिल्कुल वैलेंस शेल होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही फ्री होते हैं एक कंडक्टर के अंदर, एक एटम के अंदर घूमने के लिए। तो वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर घूमते जाते हैं और वही करंट जनरेट करते हैं। तो हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की ही बात करेंगे। उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन से जो पहले वाले शेल है उन इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं करेंगे। देखो कि अगर मैंने किसी भी कंडक्टर के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई या बैटरी नहीं लगाई, तो हमारा जो केस है वो क्या है, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या व्हेन नो बैटरी इज कनेक्टेड टू दी कंडक्टर, कि किसी भी कंडक्टर के ऊपर ना तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि उसके ऊपर कोई भी बैटरी नहीं लगाई। तो देखते हैं उस वाले केस में क्या होता है कि ये एक कंडक्टर है, इसमें क्या होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे, तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो ये बहुत सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये फ्री हैं। ठीक है, अगर मैंने इस पर कोई भी फील्ड नहीं लगाई है या बैटरी नहीं लगाई है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, जो सराउंडिंग टेम्परेचर होता है उसके वजह से जो हीट एनर्जी आती है वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और उनको कन्वर्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी में। तो अगर मैं किसी भी एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी लिखूँ, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे लिख सकते हैं, हाफ mv/rms² इज इक्वल टू, ये उसका काइनेटिक एनर्जी हो गया। तो किसी भी टी टेम्परेचर पे वो कितना हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, 3/2 kT, जिसमें k का मतलब हो गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो मैं V/RMS अगर मैं इसको लिखूं तो V/RMS विल बी √3RT/m, जिसमें m का मतलब हो गया 3kT/m, जिसमें m का मतलब हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं बात करूं रूम टेम्परेचर की, रूम टेम्परेचर पे टेम्परेचर हम अप्रॉक्सीमेटली 300 केल्विन ले सकते हैं। तो उस टाइम पे अगर मैं V/RMS निकालूं तो ये कितना आएगा, √3 इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 और टेम्परेचर कितना हो गया 300 केल्विन। ठीक है, डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.9 इंटू 10⁻31। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो V/RMS आता है अप्रॉक्सीमेटली 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन इतनी स्पीड से मूव कर रहा होगा, इस स्पीड को हम नाम देते हैं थर्मल वेलोसिटी या थर्मल स्पीड भी बोल सकते हैं। तो थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर मैं किसी भी एक कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड भी ना लगाऊं, बैटरी भी नहीं लगाऊं, तो भी वो हीट एनर्जी की वजह से वो मूव करने लगेगा। इसलिए हीट एनर्जी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन के पास स्पीड आती है उसको हमने नाम दिया थर्मल वेलोसिटी। और ये जो थर्मल वेलोसिटी है वो बहुत ही हाई है, ये छोटी मोटी स्पीड नहीं है, बहुत हाई स्पीड है। तो इसकी वैल्यू बहुत हाई है, तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेज़ी से मूव कर रहे होते हैं। अब क्या होता है कि जैसे एटम है, एटम में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसके अंदर जो एटम है वो एक पॉजिटिव आयन बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन मूव करते करते पॉजिटिव आयंस के साथ टकराते हैं और वो फिर क्या करते हैं कि वो कोई और पाथ फॉलो करते हैं। मतलब कॉलिजन की वजह से इलेक्ट्रॉन एकदम स्ट्रेट नहीं जाएगा, कोलाइड करते करते एक जिगजैग पाथ फॉलो करेगा। तो होता क्या है, ड्यू टू दिस थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स मूव एट ए very high speed in random motion, कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत ही रैंडमली चल रहे होते हैं। ठीक है, एंड अब जब वो रैंडमली चल रहे हैं कोलाइड भी करेंगे एंड दे कोलाइड विद पॉजिटिव आयंस एंड देन जब पॉजिटिव आयन के साथ टकराएंगे तो वो जिगजैग पाथ फॉलो करते हैं एंड फॉलो जिगजैग पाथ। तो ओवरऑल जो कहानी है वो ये है कि जब भी एक कंडक्टर रखा होता है, कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा है, तब भी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं और वो एकदम जिगजैग पाथ की तरफ फॉलो करते हुए उसके अंदर मूव करते हैं। ठीक है, चलो इसके अंदर और देखते हैं कि ठीक है ये जिगजैग पाथ की वजह से क्या होता है कि
जैसे मानो कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ गया u1 थर्मल स्पीड से, ठीक है। जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये मान लो पहला इलेक्ट्रॉन है, ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है ये इधर चले गया u2 स्पीड से। अच्छा, एक तीसरा इलेक्ट्रॉन होगा, थर्ड इलेक्ट्रॉन, ये मान लो इधर जा रहा है u3 स्पीड से। ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो थर्मली वो मूव करते करते चलते हैं। ये टकराते टकराते एक दूसरे के साथ कैसे जाएंगे, जिगजैग पाथ फॉलो करेंगे। तो अगर हम किसी भी टाइम पे सभी इलेक्ट्रॉन्स का थर्मल स्पीड निकालें या एवरेज थर्मल वेलोसिटी निकालें, तो देखो वो कितना आता है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, u एवरेज वेलोसिटी हम लिख रहे हैं, तो क्या होता है, ये u1 प्लस u2 अप टू सो ऑन, ये un तक चले जाएगा डिवाइड बाय n। अब देखो होता क्या है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन राइट की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, तो कोई ना कोई एक इलेक्ट्रॉन ऐसा ज़रूर होगा जो लेफ़्ट की तरफ जा रहा होगा 2 मीटर पर सेकंड से। तो राइट का 2 मीटर पर सेकंड स्पीड लेफ़्ट का 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड को कैंसिल कर देगा। ऐसे ही क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं जिगजैग पाथ में, तो ओवरऑल किसी भी अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उसका भी नेट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है, तो उसका एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितना आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। और अगर सभी इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम दूसरे इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम को कैंसिल कर देता है, तो उसके वजह से भी नेट थर्मल वेलोसिटी कितना आ जाएगा, ज़ीरो। तो ये u1 प्लस u2 प्लस u3 अगर हम इसको वेक्टोरियली ऐड करें तो u एवरेज कितना आ जाता है, ज़ीरो। मतलब कि एवरेज थर्मल वेलोसिटी जो आया, एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ ज़ीरो। इसका मतलब है कि नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज इज़ ज़ीरो, कि कोई भी चार्ज है उसका नेट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया। अगर चार्ज मूव ही नहीं किया, वो डिस्प्लेस ही नहीं किया, तो कोई भी करंट कैरी नहीं करेगा। तो करंट कितना आता है, करंट आई विल बी ज़ीरो। इसलिए कहा जाता है कि एक जब कंडक्टर है, कंडक्टर के ऊपर कोई भी फील्ड नहीं लगाई, तो उसमें करंट कितना आता है, ज़ीरो। इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज मूव कर रहे हैं बट नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है, ज़ीरो। ठीक है। जिगजैग पाथ में कैसे जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन है यहाँ से ऐसे आगे गया, ये एक पॉजिटिव आयन के साथ टकराया, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते जाते यहाँ चले गया, ये किसी दूसरे पॉजिटिव आयन के साथ टकराया, फिर ये इधर चला गया, ये फिर किसी और पॉजिटिव आयन के साथ टकराया, फिर वापस इधर आ गया, तो ये एक पॉजिटिव आयन के साथ टकराया। ऐसे करते करते नेट डिस्प्लेसमेंट एक इलेक्ट्रॉन का कितना हो जाता है, ज़ीरो। तो उसके अंदर वो चार्ज भी कितना कैरी करता है, ज़ीरो। अच्छा, इसमें देखो नोट करने वाली बात क्या है कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि यहाँ जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया u1 स्पीड से पॉजिटिव आयन के साथ टकराता है, फिर यहाँ आता है, ये फिर किसी और पॉजिटिव आयन के साथ टकराता है और फिर यहाँ आ जाता है, तो ये एक किसी और पॉजिटिव आयन के साथ टकराता है। तो ये u2 स्पीड हो गया इसका और ये u3 स्पीड हो गया। अगर मैं किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो यहाँ से लेकर जब ये बहुत सारे कोलिजन करते करते फिर वापस अपनी इस जगह पे आता है, तो एक सिग्निफिकेंट टाइम बीत गया है। तो एक सिग्निफिकेंट टाइम में एक इलेक्ट्रॉन की भी एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है, ज़ीरो, क्योंकि उसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है, ज़ीरो। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इन ए सिग्निफिकेंट टाइम इंटरवल इज़ ज़ीरो। कि ठीक है, अगर मैं सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो एक सिग्निफिकेंट टाइम इंटरवल पे उसका नेट एवरेज वेलोसिटी कितना होता है, ज़ीरो। अगर मैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, या ऐसा मान लेते हैं हम सारे इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, ऑल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, एट एनी इंस्टेंट, ठीक है,
कि मान लो पहला इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा u1 स्पीड से, एक इलेक्ट्रॉन ये दूसरा स्पीड है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ जा रहा है u2 स्पीड से, एक तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ जा रहा है मान लो u3 स्पीड से। तो सभी के सभी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, तो सबका अगर मैं एवरेज वेलोसिटी निकालूंगा तो ये भी ज़ीरो आएगा। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल दी इलेक्ट्रॉन्स एट एनी इंस्टेंट इज ऑल्सो ज़ीरो। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन की एक सिग्निफिकेंट टाइम इंटरवल में बात करें तो नेट वेलोसिटी जो एवरेज वेलोसिटी आएगा वो ज़ीरो आएगा, और सभी इलेक्ट्रॉन्स की मिला के अगर एवरेज वेलोसिटी निकालें बट एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, तो अभी उसका नेट एवरेज वेलोसिटी कितना आएगा, ज़ीरो। इसीलिए किसी कंडक्टर में अगर फील्ड नहीं लगाओगे तो नेट डिस्प्लेसमेंट या नेट फ्लो ऑफ चार्ज ज़ीरो होगा किसी भी एक इंस्टेंट पे या किसी सिग्निफिकेंट टाइम इंटरवल पे, तो उसका नेट जो चार्ज आता है, नेट जो करंट आता है वो ज़ीरो हो जाता है। तो हमने देखा कि जब किसी कंडक्टर के ऊपर कोई बैटरी नहीं लगाओगे तो नेट करंट ज़ीरो आएगा। तो अब देखते हैं कि अगर उसी कंडक्टर के ऊपर अगर हम बैटरी लगा देते हैं तो क्या इफ़ेक्ट आता है। देखो मान लो कि अब हम केस कर रहे हैं कि व्हेन बैटरी इज़ कनेक्टेड, तो ये हमारा कंडक्टर है, इसके अक्रॉस मैंने एक बैटरी लगाई है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट है। इसको बोलते हैं हायर पोटेंशियल और इसको बोलते हैं लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तो देखो बैटरी का काम क्या है, बैटरी का काम है कि इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V जनरेट कर देना। ये है लोअर पोटेंशियल, तो मैंने अगर इस वाले पोटेंशियल को ज़ीरो बोल दिया तो ये वाला पोटेंशियल ऐसा आएगा ताकि बैटरी का पोटेंशियल के बराबर रह जाए, कि मतलब हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल शुड बी बैटरी पोटेंशियल। तो अगर ये लोअर पोटेंशियल ज़ीरो है, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो ये वाला पॉइंट V पोटेंशियल का हो जाएगा अगर मैंने इसको ज़ीरो माना है तो। अब जैसे ये प्लेन वायर है, प्लेन वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होता है, तो अगर ये पोटेंशियल ज़ीरो है तो ये भी ज़ीरो है, मतलब ये वाला पॉइंट भी ज़ीरो है। तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि कंडक्टर के इस वाले पॉइंट पे इस वक्त ज़ीरो पोटेंशियल है। ऐसे ही अगर ये V है, ये प्लेन वायर हो गया तो प्लेन वायर में पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो गया, तो अगर ये पोटेंशियल V हो गया तो ये भी V हो गया, ये वाला पॉइंट भी V हो गया, मतलब ये भी V हो गया। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पोटेंशियल डिफरेंस इस कंडक्टर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर देगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मूव करेगी, हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैट में हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, की इलेक्ट्रिक फील्ड हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करती है। ठीक है, तो ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, इसका मतलब है ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर एक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड सेट कर देगा। अब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रिक फील्ड को महसूस करेगा, उसके इन्फ्लुएंस में आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगाएगी। हम जानते हैं कि किसी भी चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाती है तो उसको कैसे लिखते हैं, फोर्स वेक्टर फॉर्म में अगर लिखें F = QE। अब जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो नेगेटिव होता है, तो फोर्स मैंने लिखा F विल बी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन -E × E, ये वेक्टर। ये क्या कहता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट है तो नेगेटिव साइन बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स है वो लेफ़्ट लगेगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लेफ़्ट में मूव करने लगेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगा F, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक एक्सेलरेशन आ जाएगा A। ठीक है, तो हम एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन A विल बी फोर्स डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो इसको ऐसे लिखेंगे, तो ये आ जाएगा -E वेक्टर डिवाइड बाय m। यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन शोज इलेक्ट्रॉन विल एक्सेलरेट in a direction opposite to इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ठीक है, अब तक काम ये हुआ कि अगर किसी कंडक्टर के ऊपर अगर आप बैटरी लगा देते हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगता है और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्सीलरेट करना शुरू करता है। ठीक है,
तो चलो अगर हम इसमें देखें कि इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ था, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करते करते यहाँ आ गया, तो यहाँ ये प्लेन वायर क्या करेगी कि इलेक्ट्रॉन को और आगे मूव करवाएगी। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर यहाँ तक बैटरी को क्रॉस कर जाएगा, फिर वापस इधर आएगा, फिर दोबारा इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, दोबारा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो कंडक्टर के ऊपर बैटरी लगाने से हुआ क्या कि एक कॉन्टीन्यूस चार्ज का फ्लो होने लगा। अगर चार्ज का कॉन्टीन्यूस फ्लो होने लगेगा तो इस वाले सेटअप में क्या आने लगेगा, करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा तो इसमें जो भी करंट आएगा वो करंट ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो कंडक्टर के ऊपर बैटरी लगाओगे तो एक कॉन्टीन्यूस चार्ज के फ्लो की वजह से करंट आना शुरू हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें देखो समझने वाली बात यह है कि जो बैटरी है इसने खुद ने कोई चार्ज सप्लाई नहीं किया है, कि इसने तो क्या किया है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करवाने में उसने हेल्प किया है। तो बैटरी ने खुद से कोई चार्ज सप्लाई नहीं किया है, उसने बस चार्ज को मूव कराया है एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक। तो इसमें एक बात और है कि जो हमें जाननी चाहिए कि बैटरी डज नॉट सप्लाई चार्ज, कि बैटरी चार्ज सप्लाई नहीं करती है, ये क्या करती है, इट मेक्स द चार्ज टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनोदर। ठीक है, कि बस बैटरी ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करवाने में हेल्प किया है, उसने खुद से कोई चार्ज सप्लाई नहीं किया है। तो नेट चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी इज ज़ीरो। बैटरी क्या करती है ना, एक्चुअली बैटरी चार्ज को या तो एनर्जी देती है या एनर्जी उससे लेती है। तो बैटरी एनर्जी का सोर्स है, तो बैटरी चार्ज का सोर्स नहीं है। तो आप ये भी लिख सकते हो, बैटरी इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी नॉट चार्ज, कि बैटरी बस क्या करती है, या तो एनर्जी सप्लाई करेगी या एनर्जी गेन करेगी, बैटरी चार्ज सप्लाई नहीं करती है। तो ठीक है, अभी तक हमने फिर ये वाली बात देखी कि ठीक है, ये कहानी थोड़ी सी सिंपल सी लगती है कि ठीक है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई। अगर देखें यहाँ पे कि एक इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर अगर मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में एक्सलेट करने लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन एकदम सीधा यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव कर जाएगा। ये कहानी थोड़ा सिंपल है। एक्चुअली असल में होता क्या है कि कंडक्टर्स के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं, तो और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो फ्री हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले ये भी देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पॉजिटिव आयन के साथ टकरा के एक जिगजैग पाथ फॉलो करता है। तो एक्चुअली में होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन ने लेट से यहाँ से शुरू किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ चला, जैसे यहाँ पर एक पॉजिटिव आयन के साथ टकराया, फिर दोबारा नीचे मूव कर गया, यहाँ पर फिर से एक पॉजिटिव आयन के साथ टकराया, फिर यहाँ मूव कर रहा है, ऐसे ही फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया। तो ओवरऑल क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन जिगजैग पाथ फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो हमने देखा कि जो ये एक्सेलरेशन है, इस एक्सेलरेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी स्पीड बढ़ाते जाएगा। ड्यू टू एक्सेलरेशन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करती जाएगी। लेकिन क्या करेगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर यहाँ तक अपनी स्पीड बढ़ाते जाएगा, जैसे ही टकराएगा फिर टकराने की वजह से दोबारा स्पीड कम हो जाएगी। तो जैसे ही यहाँ से आएगा दोबारा स्पीड उसकी कम हो गई, फिर दोबारा इसके ऊपर फोर्स लगना शुरू हो जाएंगे, दोबारा एक्सलेट करेगा, यहाँ से टकराएगा, फिर दोबारा उसकी स्पीड कम हो जाएगी। लेकिन क्या होता है इसमें कि एक्सेलरेशन की वजह से तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है, लेकिन ड्यू टू कोलिजन्स वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज। तो ओवरऑल क्या होता है कि इसकी स्पीड बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, फिर बढ़ रही है, फिर कम हो रही है। तो हम ये बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन है वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रहा है। अगर वैसे एक और बात समझे कि इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ से लेकर यहाँ ऐसे गया, तो लेट्स से इसने यहाँ ऐसे ये वाला मोशन करने में इसने टाइम लिया t। तो अगर हम इसका एवरेज स्पीड निकालें, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो अगर इसको हम देखें कि ठीक है इसको सोल्व करते हैं तो ये ऐसा आ जाता है, ये 10⁵ मीटर पर सेकंड का एवरेज स्पीड आना शुरू होता है। अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले कि ये इसका थर्मल स्पीड हो जाता था, कि एक इलेक्ट्रॉन अगर चलने से पहले जब चलता था
टकराने से पहले उसका स्पीड कितना हो जाता है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। बट इसका अगर एवरेज वेलोसिटी निकालें, एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो देखो हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे गया तो ओवरऑल तो इलेक्ट्रॉन ने सिर्फ और सिर्फ इतना डिस्प्लेसमेंट किया है। तो इलेक्ट्रॉन अगर डिस्प्लेस इतना कर रहा है तो मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो नेट इसने डिस्प्लेसमेंट किया उसी को हम ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ने इतना सा ड्रिफ्ट किया है या इतना सा डिस्प्लेस हुआ है ये, तो ये जिस स्पीड से डिस्प्लेस करेगा मान लो उसको हम वी बोल देते हैं, या जिस वेलोसिटी से ये डिस्प्लेस कर रहा है तो उसको हमने वी डी बोल दिया। तो अगर इसका एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट है। तो छोटे से डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो इसका एवरेज वेलोसिटी आया वो कितना आया 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्पीड है ये तो बहुत ज़्यादा है, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक इतने ज़्यादा स्पीड से मूव करता है, लेकिन टकराने की वजह से उसका स्पीड जो है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो जो नेट एवरेज वेलोसिटी आता है वो सिर्फ और सिर्फ इतना आता है 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। तो हमें यही वेलोसिटी के बारे में थोड़ी ज़्यादा बातें करनी है, क्योंकि हम तो ये देखेंगे ना कि चार्ज नेट कितना डिस्प्लेस हुआ। अगर चार्ज नेट डिस्प्लेस हुआ है तो उसके वजह से उसके अंदर करंट आएगा। तो ओवरऑल क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन टकराते टकराते सिर्फ इतना सा ड्रिफ्ट हुआ, तो उसकी वजह से जो स्पीड आई वो वी डी आई, और ये जो स्पीड है ये बहुत ही छोटी है, इट इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू एवरेज स्पीड। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ठीक है उसका स्पीड ऐसे बढ़ रहा होगा, फिर टकराने की वजह से कम होगा, फिर दोबारा से एक्सलेशन की वजह से स्पीड बढ़ेगा, टकराने की वजह से दोबारा कम होगा। तो ओवरऑल जो इसका नेट ड्रिफ्ट आता है वो नेट ड्रिफ्ट डिस्प्लेसमेंट आता है वो बहुत छोटा होता है। तो उसकी वजह से जो नेट एवरेज वेलोसिटी आती है वो भी बहुत छोटी होती है और ये लगभग लगभग कांस्टेंट होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल कि इसका स्पीड इंक्रीज़ हुआ डिक्रीज़ हुआ, तो ओवरऑल जो इसका स्पीड था, इसका जो वेलोसिटी था वो क्या रहा, कांस्टेंट रहा। ओवरऑल जो वेलोसिटी इसका रहा वो एक तो बहुत ही छोटा रहा और ये कैसा रहा, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, और इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर आता है लगभग लगभग, इसको हम वी डी से डिनोट करते हैं। तो वी डी लगभग लगभग आता है 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ये जो वेलोसिटी है ये एवरेज स्पीड से बहुत ही कम होती है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज़ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ, ये जैसे हमने एक इलेक्ट्रॉन की बात की तो सभी इलेक्ट्रॉन के साथ भी ऐसा ही हो रहा होता है। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स by which electrons are drifting in the conductor under the influence of इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करता है, जो नेट ड्रिफ्ट करता है, और वो ड्रिफ्ट करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो उसी कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी को बोलते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, तो देखो अगर हम इसको ऐसे देखें कि एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, वो ऐसे गया, तो बार बार हम ये तो बोलेंगे नहीं इसको सीखने के लिए कि इलेक्ट्रॉन बार बार कोलाइड करते हुए जा रहा है। तो इसके लिए एक सिंपल तरीका बताया गया, उसको हम क्या कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है, पहले वो ऐसे गया, फिर टकराने के बाद ऐसे गया, फिर ऐसे ये टकराया और ऐसे गया, तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचा। ठीक है, तो इसी पूरे सिनेरियो को हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगने की वजह से, कि जैसे मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लगी तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ड्रिफ्ट होता है, और ये जब ड्रिफ्ट होगा तो ये जिस स्पीड से ड्रिफ्ट करेगा उसी स्पीड को हम बोल देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये हमने इसको बोला कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वी डी स्पीड से ड्रिफ्ट करेगा, और ये जो वी डी आएगा ये कैसा आएगा, कांस्टेंट, कि इलेक्ट्रॉन एक्सलेट नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। इसमें देखो हमें दो टर्मिनोलॉजी और सीखनी चाहिए
कि देखो जैसे इलेक्ट्रॉन एक तो यहाँ टकराया, उसके बाद यहाँ टकराया, दोनों सक्सेसिव कोलिजन्स हुए। सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जितना इलेक्ट्रॉन ने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा उसको हम बोलते हैं फ्री पाथ, और जितना उसने टाइम लिया होगा दो कोलिजन्स करने के लिए, कि दो कोलिजन्स हुए तो दो लगातार कोलिजन्स होने के बीच में जितना भी टाइम बीत गया उसको बोल देंगे रिलैक्सेशन टाइम। तो हम क्या करते हैं कि दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच के डिस्टेंस को हमने डिफाइन किया लैम्डा से, इसको बोलेंगे फ्री पाथ, और जितना इसने टाइम लिया उसको बोलेंगे टाउ। तो हम ठीक है, तो हम लिखते हैं कि एक होता है रिलैक्सेशन टाइम जिसको टाउ से डिनोट करते हैं। तो रिलैक्सेशन टाइम का क्या मतलब हुआ, टाइम elapsed between two successive collisions, और जितना इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा दो कोलिजन करने के लिए उसको हम बोलते हैं फ्री पाथ। तो फ्री पाथ हो गया जिसको हमने लैम्डा से डिनोट किया। तो फ्री पाथ कैसे एक्सप्लेन करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। अब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम डिराइव करते हैं कि ठीक है उसका क्या रिलेशन आता है। तो डिराइव द रिलेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने डिफाइन किया था कि सभी इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी होती है। तो इसमें सभी इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ देखना होगा कि लेट्स से कि पहला इलेक्ट्रॉन है, कि एक इलेक्ट्रॉन है, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे चल रहा था, यहाँ पे ये पॉजिटिव आयन के साथ टकराया और फिर ऐसे चले गया। तो जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक ठीक है उसने अपना स्पीड बढ़ाया होगा, टकराने की वजह से हम कह देते हैं कि उसने स्पीड बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। तो एकदम ही स्पीड ख़त्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि रूम टेम्परेचर की वजह से उसके पास स्पीड तो आएगी, क्योंकि रूम टेम्परेचर की वजह से जो उसके पास हीट एनर्जी आएगी वो उसको अपने काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेगा। तो टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन u1 स्पीड से चला, ठीक है, और इस u1 स्पीड को हमने क्या बोला कि इसकी थर्मल स्पीड है। u1 जो स्पीड है ये इसका क्या है, थर्मल स्पीड है, या थर्मल वेलोसिटी आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या किया कि उसने अपना स्पीड बढ़ाया। तो स्पीड बढ़ाते बढ़ाते जब वो यहाँ पर पहुँचा कि दोबारा एक पॉजिटिव आयन के साथ टकराने वाला था, तो टकराने से जस्ट पहले उसका स्पीड कितना हुआ, v1 हो गया। और यहाँ से यहाँ दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो उसने टाइम लिया वो कितना लिया, τ1। तो τ1 क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है, लेकिन ये टाइम कितना होता है, ये बहुत ही छोटा टाइम होता है, इट इज़ वेरी स्मॉल टाइम। ये तो ऐसा नहीं है कि 1 सेकंड या 2 सेकंड की बात हो रही है, ये नैनो सेकंड्स में चलता है। तो ठीक है, ये जो v1 स्पीड है ये इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट करने की वजह से आया, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इसके ऊपर फोर्स लगा ये वो आया। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कि v1 इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इसके पास स्पीड आई, जो उसकी स्पीड इंक्रीज़ हो गई। ऐसे ही कि एक दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन रहा होगा, ठीक है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या था कि पहले ऐसे जा रहा था, ये पॉजिटिव आयन के साथ टकराया और फिर ऐसे चला गया। तो ठीक है, तो ये वाला स्पीड इसका मैं मान लेता हूँ टकराने के बाद स्पीड u2, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दोबारा टकराने वाला था, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने टाइम लिया τ2 और उसकी स्पीड हो गई v2। ऐसे ही कि एक तीसरा इलेक्ट्रॉन था, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात हो गई। ये थर्ड इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा था, ये पॉजिटिव आयन के साथ टकराया और फिर ये ऐसे चला गया, तो इसका ये वाला स्पीड हो गया u3। यहाँ पे टकराने वाला था तो ये वाला स्पीड हो गया v3, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी उसने टाइम लिया ये लिया τ3। तो ये तीसरे इलेक्ट्रॉन की बात हो गई, थर्ड इलेक्ट्रॉन। ऐसे करके इसमें n इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे। तो देखो हम अगर चीज़ें निकालें
तो अगर मैं V1 लिखता हूँ तो V1 कितना आ जाएगा, V1 आ जाएगा, यहाँ लिखते हैं V1, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें V1 विल बी U1। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक छोटे टाइम में तो वो क्या कर रहा है, अभी एक्सलेट कर रहा है, तो ये हमने लिखा U1 वेक्टर प्लस एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, माइनस ई बाई एम, ये उसका एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन इंटू जो इतना इसने टाइम लिया τ1। ऐसे ही दूसरे इलेक्ट्रॉन की जो V2 स्पीड लिखना है वो कितना हो जाएगा, U2 प्लस माइनस ई बाई एम τ2। ऐसे करके अगर मैं सभी इलेक्ट्रॉन्स की लिखना चाहूँ, ऐसे अगर मैं nth इलेक्ट्रॉन्स की लिखना चाहूँ तो कि ये कंडक्टर है उसमें n इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसका कितना लिखेंगे हम, UN प्लस माइनस ई बाई एम इंटू τn। अब हमें क्या निकालना है, इसका एवरेज वेलोसिटी या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है VD, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है कि एवरेज वेलोसिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो इन सभी वेलोसिटीज़ का हमें एवरेज निकालना पड़ेगा, तो VD विल बी, एवरेज वेलोसिटी कैसे लिखते हैं, V1 वेक्टर प्लस V2 वेक्टर अप टू Vn वेक्टर डिवाइड बाय n। तो ठीक है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं U1 प्लस U2 वेक्टर फॉर्म में अप टू UN डिवाइड बाय n प्लस माइनस ई बाय एम कॉमन आ गया, ऐसे ही τ1 प्लस अप टू τn डिवाइड बाय n। तो हमने सबका क्या निकाल दिया, एवरेज निकाल दिया। तो ठीक है, ये जो टर्म आएगा, ये जितना भी ये टर्म है ये क्या हो जाएगा इसका, ये इसका हो जाएगा एवरेज थर्मल वेलोसिटी, जो हमने पहले देखा था। तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी तो कितना होता था, ये हो गया एवरेज थर्मल वेलोसिटी। तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी तो ज़ीरो होता है, तो हमने इसको देखो ऐसे लिखा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD शुड बी इक्वल टू माइनस ई बाय एम, और ये कितना हो गया, अच्छा ये वेक्टर फॉर्म में था तो ये कितना हो गया, ये τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 अप टू τn डिवाइड बाय n। इसको हमने क्या बोल दिया, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, कि ठीक है एक इलेक्ट्रॉन ने दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में 1 नैनोसेकंड टाइम लिया होगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन ने 2 नैनोसेकंड टाइम लिया होगा, ऐसे हर एक ने डिफरेंट टाइम लिया होगा। तो हम क्या करते हैं, उसका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम लिख देते हैं। तो ये जो भी है ये हो गया एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, जिसको हमने सिंपल τ से डिनोट किया है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ये पूरा का पूरा फैक्टर कितना हो जाएगा, टाउ हो जाएगा। तो ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो VD का फॉर्मूला आ गया VD इज इक्वल टू माइनस ई टाउ बाय एम, जिसमें देखो ये टाउ का क्या मतलब हो गया, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एम का मतलब हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो नेगेटिव साइन है, माइनस साइन, नेगेटिव साइन शोज दैट इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो हमें पहले से ही पता था, तो वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे तो भी ये आ जाएगा। तो ओवरऑल सिंपल वे में देखो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर मैं बात करूं कि ठीक है, अब कॉलिजन्स की ज़्यादा बात नहीं करेंगे इसमें, कि एक सिंपल तरीके से हम जो चीज़ समझेंगे वो क्या है कि हम ये कहेंगे कि ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर पे हमने एक बैटरी लगाई V वोल्ट की, ये इस बैटरी ने, ये हायर पोटेंशियल हो गया तो ये हायर पोटेंशियल हो गया, ये लोअर पोटेंशियल इसको मैंने ज़ीरो माना तो ये भी ज़ीरो हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चली गई,
ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जितने भी यहाँ इलेक्ट्रॉन थे ये सब के सब अब कॉलिजन करते करते नहीं जा रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, ये सीधा सीधा मूव कर रहे हैं। ठीक है, और जिस स्पीड से मूव करेंगे उसको क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वी डी। और ये वी डी कैसा हम मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे कि जो भी इलेक्ट्रॉन है वो कांस्टेंट एक स्पीड से मूव कर रहे हैं। ये ओवरऑल सिंपल कहानी ये होगी। अब से हम कभी भी कॉलिजन की बात नहीं करेंगे आगे। कॉलिजन का जितना भी फैक्टर था, इफेक्ट था, वो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर ले लिया। अच्छा, अभी हमने क्या निकालना है, एक मीन फ्री पाथ भी निकालते हैं। ठीक है, अभी हमने जाना था कि दो सक्सेसिव कॉलिजन्स के बीच का जो भी डिस्टेंस होता था उसको फ्री पाथ बोलते थे। ऐसे ही कि इस इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल किया λ1, इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया λ2, तो हम मीन फ्री पाथ भी लिख लेते हैं, कभी कभी इसमें आ जाता है चीज़ें। तो देखो, मीन फ्री पाथ, जिसको मैंने क्या बोला, लैम्डा मीन। तो ठीक है, तो हम इसको ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलना शुरू हुआ था, यहाँ से लेकर यहाँ तक। पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचा, कोलाइड किया, उसके बाद फिर यहाँ गया और ऐसे आया। ठीक है, तो यहाँ से जब यहाँ तक गया तो उसने कांस्टेंट स्पीड से वो मूव किया। जैसे हमने यहाँ बोला कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचा, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचा। तो ऐसे अगर कोलिजन्स कर रहे हैं, अगर हम मानते भी हैं, तो अब सीधे सीधे कोलिजन करते हुए आगे जा रहा है। तो ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी इसने टाइम लिया, जिसको हमने क्या बोला था, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। तो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, हमने उसको बोला मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ देखो हम कैसे लिख सकते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू कांस्टेंट स्पीड इनटू में टाइम। तो मीन फ्री पाथ लैम्डा मीन विल बी वी डी इंटू टी। अगर मैं वी डी सिर्फ स्पीड के तरीके से लिखूँ, इसमें वेक्टर साइन नहीं लगाऊँ, तो लैम्डा मीन आ जाएगा, वी डी का मतलब हो गया ई बाई एम। एक ये टाउ है, तो टाउ को टाउ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा टाउ स्क्वायर। तो लैम्डा मीन आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो, जिसमें कैपिटल ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ये रिलैक्सेशन टाइम। ओके, हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन निकाल लिया इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। लेकिन ज़्यादातर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं गिवन होती है, हमें क्या गिवन होता है कि कंडक्टर होता है, उसके साथ पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया है एक बैटरी के ज़रिए। तो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी और पोटेंशियल के अंदर एक रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये हमारा एक कंडक्टर हो गया, एक कंडक्टर की लेंथ L हो गई, इसके साथ एक बैटरी लगाई है V वोल्ट की। ठीक है, तो ठीक है, जनरली क्या होता है इसके अंदर अब कि अगर मैं इसको ज़ीरो पोटेंशियल कह देता हूँ तो ये हो गया ज़ीरो, तो ये वाला पॉइंट हो गया ज़ीरो, ये पोटेंशियल डिफरेंस V हो गया, तो ये V, ये भी V, और ये वाला पॉइंट भी V हो गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है। तो हेयर E इज़ कांस्टेंट। तो देखो हमने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा है, एक रिलेशन पढ़ा है, वो क्या होता है, वो रिलेशन होता है V इनिशियल माइनस V फाइनल इज इक्वल टू E डॉट आर वेक्टर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है तो E डॉट आर वेक्टर करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होता है तो इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं कि हमारा जो जाने का डायरेक्शन है वो ये है, तो आर वेक्टर यहाँ है। तो आर वेक्टर कितना हो गया इस वक्त, L हो गया। तो इस वक्त आर वेक्टर और E वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो हम कह सकते हैं कि E इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ पैरेलल टू आर वेक्टर। इसका मतलब हो गया E डॉट आर वेक्टर, ये जो डॉट है ये डॉट हट के कॉस थीटा होएगा, और कॉस थीटा कितना हो गया, दोनों पैरेलल हैं, तो थीटा कितना हो गया, ज़ीरो हो गया। तो ये चीज़, ये डॉट हट के वन हो जाएगा, तो ये हो गया E आर। ठीक है, तो हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, L है। तो हम ये लिख सकते हैं कि V इनिशियल, ये V इनिशियल पॉइंट है, तो V इनिशियल V हो गया, V फाइनल ज़ीरो हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड E, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया L। तो ठीक है, तो हमने E की वैल्यू निकाल ली, E इज़ V बाई L। ठीक है, तो ये जो E है वो इस रिलेशन में रख देंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगा। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ
ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब ये एक्चुअली स्पीड की बात कर रहे हैं अब। तो ठीक है, वी डी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, ये ई की वैल्यू इसमें रख देते हैं, तो ये माइनस साइन तो मैग्नीट्यूड की वजह से हट गया, तो ये कितना आ गया, ये आ गया ई बाय एम, ई की जगह रखा वी बाई एल, तो ये आ गया वी बाई एल, और ये आ गया टाउ। तो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन निकाल लिया पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर। तो ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, जिसमें v का मतलब हो गया पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी, और l का मतलब हो गया लेंथ ऑफ कंडक्टर।